सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मण बंधुओं को एकजुट होकर ब्राह्मण राजनीतिक विंग बनाना होगा, जिससे ब्राह्मणों की पैरवी करने वाले लोग तैयार किए जा सकें, कैडर तैयार किया जा सके और उन पर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव न बना सके। जैसा वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है, जो हमें आशंका थी, जो हमें लगता था कि ब्राह्मण विधायकों या सांसदों को सदन में बोलने की अनुमति नहीं है, उनके राजनीतिक दलों की विचारधारा जो वो इस तरह की नहीं है जो जिससे कि उन्हें आज़ादी मिल सके अपने समाज के, अपने ब्राह्मण हितों की पैरवी करने की या ब्राह्मण हितों की रक्षा करने की, ब्राह्मणों की जो हत्या, उत्पीड़न, बलात्कार से बचाने की जो प्रयास हैं वो माननीय ब्राह्मण सांसद विधायक नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जिस पार्टी की विचारधारा में आस्था है वो विचारधारा उन्हें आज़ादी नहीं देती। अभी जो 50 विधायक, माननीय विधायक इकट्ठे हुए, उन्होंने हिम्मत जुटाई, लेकिन उन्हें सख्त लहजे में धमका दिया गया। ऐसा नहीं है कि सदन में ब्राह्मण हितों की रक्षा करने की या ब्राह्मणों की बात करने में रोक है। अगर रोक होती तो बिहार विधानसभा में माननीय राजू तिवारी जी ने जो आवाज़ उठाई और गर्व से कहा कि मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूँ, तो उन्हें भी रोका जाता। वो रोक नहीं है। संविधान जो हमारे देश का, वो सभी धर्मों के और जातियों के लोगों को समान अधिकार देता है अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, और आप संविधान से बाहर नहीं जा सकते। संविधान, हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, उच्च गुणवत्ता का है। उसमें सभी धर्मों का, सभी जातियों का ध्यान रखा गया है और उन्हें पूरी आज़ादी है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनकी विचारधारा और उनकी कार्यशैली इस तरीके की है कि वो ब्राह्मण विरोधी है। जो बात चली कि साहब ब्राह्मणों का पतन एक ये सोची समझी साजिश है और षड्यंत्र है। देश के आज़ाद होने में जो 1857 की क्रांति से लेकर और आज़ादी तक ब्राह्मण शामिल हैं उसमें, और निरंतर शामिल हैं। लगभग 90 साल लड़ाई चली, आज़ादी की क्रांति चली, और उसमें ब्राह्मणों ने जान माल सब कुछ खोया, धन संपत्ति का अपार नुकसान हुआ। और उसके बाद जो बैठे सभी ब्राह्मण भी थे उसमें, और भारी संख्या में ब्राह्मण थे। दुख ये इस बात का है कि जो इतिहास गवाह है इस बात का कि आज़ादी के बाद 47-48 में आप माने कि बिहार में जो लोग आए शरणार्थी बनकर, दूसरे देश जो विभाजन हुआ तब, तो उन्होंने एक नई परंपरा या डाली या डलवाई गई उनसे ब्राह्मण विरोध की। उसमें सबसे पहले 1948 में बिहार में एक रावण का पुतला फूंका गया। वो रावण का पुतला नहीं था, वो ब्राह्मणों के जो पतन का शुरुआत थी, और उस परंपरा को ब्राह्मणों ने भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। वो नहीं समझ पाए कि ये धार्मिक आयोजन नहीं है, वास्तव में ये ब्राह्मणों को बुराई का प्रतीक साबित करने वाली जो एक पॉलिसी थी, जिससे सभी जातियों के, सभी धर्मों के लोग, ये उनके दिमाग में बिठा दिया जाए कि ब्राह्मण जो बुराई का प्रतीक है, और इसीलिए उस रावण को जलाया जाए। इसी तरीके से धीरे धीरे
जो एक धारणा क्रिएट की गई कि जो भी रावण का भाई है विभीषण, तो ब्राह्मणों में ये बात गहराई से बैठ गई और वे आपस में एक दूसरे के शत्रु हो गए। वो ये भूल गए कि लड़ाई में जो भी लोग आपस में लड़े, जो भी, चाहे वो बड़े परिवार हों, राजशाही परिवार हों, उस खत्म हो गए। न विभीषण का नामो निशान है और न महाभारत वाले पांडवों और कौरवों के परिवार का नामो निशान है। लड़ाने वाला कोई भी हो, बचाने वाला आपको कोई नहीं था। सब लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ब्राह्मणों को ये बात समझनी होगी कि बहुत साल तक आप एक दूसरे के लिए जड़ खोदते रहे, एक दूसरे के शत्रु बने रहे, जबकि किसी का कोई लेना देना नहीं है। अभी आप किसी ब्राह्मण से पूछो कि भाई आपने किसी ब्राह्मण का शोषण किया, तो वो कहेगा नहीं साहब, हमने तो नहीं किया। लेकिन जब भी उससे आप बात करोगे तो कहेगा साहब ब्राह्मण का शोषण कर रहा है। ब्राह्मण का शोषण नहीं कर रहा है। आपके अंदर एक धारणा बैठ गई, इसी ने आपको, उस धारणा ने आपको ब्राह्मण का विरोधी बना दिया, उससे नफरत करने लगे आप उसकी भलाई नहीं चाहते। आप कहीं भी चले जाओ, दूसरी किसी भी कास्ट का अगर व्यक्ति उसमें बैठा होगा तो वो अपने हितों की रक्षा करे, अपने समाज के हितों की रक्षा करेगा। आप स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े लिखे थे, तो पढ़े लिखे तो अम्बेडकर साहब भी थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज की चिंता की। हम उनके जो मतलब बहुत बड़े फैन हैं, प्रशंसक हैं उनके, कि उन्होंने अपने समाज की चिंता की। उन्होंने चाहे वो झूठ प्रचारित किया या सच प्रचारित किया, लेकिन उन्होंने अपने समाज की चिंता की और उनके लिए आरक्षण करा लिया। और उसके बाद जो उनके नेता हुए, जो भी उस समाज, अलग अलग जो भी आरक्षित वर्ग में जाति आ रही हैं, उनके जो नेता हुए, उन्होंने भी अपने हितों की रक्षा करने के लिए उसका समर्थन किया और उसे आगे बढ़ाते रहे। ब्राह्मणों ने क्या किया? आज भी ब्राह्मण का जो 50 ब्राह्मण बैठे, तो उसमें उन्हें धमकाया जाने लगा। जो सीनियर ब्राह्मण हैं, वरिष्ठ ब्राह्मण हैं, जो पहले से कई पदों पर रह चुके, जिनकी एज भी काफ़ी है, या जो बड़े पद पर बैठे वर्तमान में भी, चाहे वो जवान है चाहे वो छोटे हैं या कैसे भी, बोले नहीं। ये ठीक उसी तरीके का है जैसे वो जो ये बकर कसाब जो होते हैं, ये अगर मुर्गा काटते हैं तो एक मुर्गा वो उसमें से निकालते हैं पिंजरे में से, और दूसरे मुर्गों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कट जाता है और दूसरे मुर्गे अपना दाना चुगते रहते हैं। सेम यही कंडीशन ब्राह्मणों की। कितने ब्राह्मण काटे गए, कितने ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, कितने ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, कितने ब्राह्मणों के खिलाफ अलग अलग धाराओं बेवजह मुकदमे लिखे गए, लेकिन किसी ब्राह्मण ने, जो पावरफुल ब्राह्मण है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हों, चाहे वो संवैधानिक स्तर पर हों, जो भी पावरफुल लोग हैं, उन्होंने ब्राह्मणों की पैरवी करने की कोशिश नहीं की, हिम्मत नहीं जुटाई। जबकि आप दूसरे कास्टों में देखोगे तो वहाँ जो नौकरी छोड़ के, काशीराम जी जो अपने समाज के लोगों को, अपने वर्ग के लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके अधिकारों को दिलाने के लिए जो नौकरी छोड़ के लग गए। आप जो नौकरी में होने के बावजूद पैरवी करने को तैयार नहीं।
ये सभी, अगर जो ब्राह्मण विधायकों के ये हालात हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों के क्या हालात होंगे ये खुद ही सभी लोग जानते हैं। लेकिन जुड़ेंगे नहीं, जुड़ना पड़ेगा। अगर आप जो सम्मान के साथ जीना चाहते हो तो अपने समाज के, अपनी जाति के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। इंसान हो तो इंसान के साथ रहना पड़ेगा। वो जो आप पशुओं के साथ नहीं रहोगे। आप जो कि साहब वो जो घास चर रहे हैं हम भी चरने लगेंगे, आपको उसके साथ रहना पड़ेगा। वो आदमी जो तरक्की कर रहा है तो आपको भी तरक्की के रास्ते पे आगे जाना पड़ेगा। तो जो सभी ब्राह्मणों से फिर आह्वान है, फिर जो एक बार हम अपील करते हैं कि सभी ब्राह्मण इस बात को समझें कि वर्तमान जितने भी राजनीतिक दल हैं वो सब अपने समाज के हितों की रक्षा करने के लिए हैं। आप हिंदुत्व के नाम पे उनको समर्थन करो या सर्वजन हिताय के नाम पर उनका समर्थन करो, वे ताकतवर होंगे तो वे आपके अधिकारों को, आपके जो मतलब सुविधाएं हैं या संसाधन हैं उन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करें। अभी जो आपको धमकाया जा रहा है ये इसलिए धमकाया जा रहा है क्योंकि आप ही लोगों ने उत्तर प्रदेश में 17% ब्राह्मण है और प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ ही से चुने जा रहे हैं और विधायक जो चीफ मिनिस्टर भी यहीं से चुने जा रहे हैं और पूरी कैबिनेट यहीं से चुनी जा रही है। जो उसके बावजूद जो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, ब्राह्मणों के लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप आरक्षण का विरोध करो, पीएम सीएम और जो चाहे कितने भी बड़े लीडर्स होंगे वो ये कहेंगे कि मेरे रहते आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा। आपके लिए कौन बोलेगा? ये ध्यान रखें। नफरत नहीं करनी किसी भी जाति से या किसी के मिलने वाले जो सरकारी सुविधाएं जिसे मिल रही है मिलती रहे, हम दूसरा रास्ता तलाश लेंगे, लेकिन जागरूक होना पड़ेगा और राजनीति में अपना जो आपका वजूद है उसे बनाए रखना होगा। अगर आप राजनीतिक हाशिए पर चले गए तो आप ये समझना कि जो वो एक कहावत है पुरानी, जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो आपकी जो भैंस का मतलब है आपका जो एक रोजी रोटी ये छीन लिए जाएगी। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।